बैंक इक्विवेलेंट एसएससी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके सेकंड एपिसोड में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसी कार्य को अकेले दर्शित द्वारा करने में लिए गए समय किसु द्वारा अकेले उसी कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 4 घंटे अधिक है। यदि दर्शित किसु और मोक्ष की दक्षताओं का अनुपात 7, 9 और 16 है तो किशु और मोक्ष मिलकर कितने समय में कार्य पूरा कर सकते हैं। ये इफिशिएंसीज का रेशियो है। इसका एलसीएम ले लो इन तीनों का तो टाइम मिल जाएगा 7 9 63, 63 × 6 ये हो गया इसका एलसीएम। 63 और 6 का एलसीएम लोगे ना 21 × 3 = 63, 3 × 2 = 6, 63 क्या हो गया 126। तो 126 क्या हो गया इनका एलसीएम हो गया 18 और 7 126, 14 9 126 और 21 6 124। ये हो गया टाइम का रेशियो। क्योंकि इफिशिएंसीज कैल्शियम लिए हो ना तो एलसीएम क्यों लेते हैं जब इन्वर्सली कोई चीज़ होती है फिर इसका इन्वर्स करना हो आपको और टाइम पता चलेगा उससे तो आप इनका डायरेक्ट एलसीएम ले लो और उससे डिवाइड कर दो 7 में 9 में और 6 में। 126 में 7 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे 14 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे 21 आ जाएगा। अब टाइम का गैप बोला है ना किसु और दर्शित। तो किसु कौन है ये किसु हो गया ये दर्शित हो गया। इसके बीच का गैप 4 घंटा है तो 4 घंटा है ही यहाँ पे तो 8 आवर्स में चले जाएगा। ये सारी चीज़ें आवर्स में हो जाएंगी। तो क्या बोला है किशु और मोक्ष मिलकर कितने समय में पूरा कार्य करेंगे। किशु और मोक्ष ये इफिशिएंसीज का जब भी एलसीएम लेते हो ये टोटल वर्क भी बताता है। क्योंकि देखो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस करोगे ना इफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम तो टोटल वर्क हो जाएगा। अब 126 को करना है और मोक्ष को तो 14 1 4 1 बार 25 10 35 की इफिशिएंसी से करोगे तो 5 7 35 और ये 18 7 126, 7 5 35 5 3 15, 3.5 हो गया ना 3.6, 5 3 15 3 5 6 इतने घंटे में कर देंगे। ये हो गया आपका आंसर। नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक मिश्रण में बाजरा और गेहूं का अनुपात दे दी गया है 6:5। यदि मिश्रण में 5 किलोग्राम बाजरा और 40 किलोग्राम गेहूं मिलाया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। कुछ नहीं है, बाजरा है और गेहूं है, इसका अनुपात क्या है 6 और 5 का है। 6 प्लस इसको 6x मान लो, इसको 5x मान लो और इसमें क्या मिला रहे हो इसमें 6 किलोग्राम मिला रहे हो ना, इसमें मिला रहे हो 12, इसमें मिला रहे हो 40 गेहूँ। 12 बाजरा और 40 गेहूँ तो अनुपात क्या हो गया यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 3 4 हो गया। अब इतना लिखे हैं हम, ठीक है, फटाक से मल्टीप्लाई कर लो 24 प्लस 12 चौका 48, 24x प्लस 48 इसकी वैल्यू हो गई 15x और 4 3 12 120। इक्वल टू लिखने में समय जाता है, डायरेक्ट काट लो 5 4 9, इसको काट लो तो 2 करोगे तो 50 हो जाएगा और 50 करोगे तो 100 हो जाएगा। क्यों 2 करोगे तो 50 हो, 50 करोगे तो 100 हो जाएगा और 20 कर दोगे तो 120 हो जाएगा। 9 8 72, ये 72 है ना तो x की वैल्यू क्या हो गई 8। x की वैल्यू 8 उठा के रख दो यहाँ पे। अच्छा 48, पहले 48 किलोग्राम बाजरा था और गेहूं कितना था 8 5 40, 40 किलोग्राम गेहूं था। ये 8 बार में कटा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है यदि बाजरे का लागत मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है और प्रारंभिक मात्रा का कुल लागत x रुपये है तो निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक का ही बात किया है। तो बस 20 रुपये के हिसाब से इतने का बाजरे का कीमत कितना हो गया 48 दूना 96, 960 रुपये। 960 रुपये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कह रहा है x 6 से डिविजिबल है 960, ये 6 से डिविजिबल है, हाँ है, पहला तो सही है। ये विषम संख्या नहीं, ये विषम संख्या नहीं है। एलसीडी टेलीविजन को इतने रुपए में खरीदा गया, इस तो खरीदा कितने में हो इतने में, विक्रय मूल्य 12% कम पर बेचा गया यानी 88% पे इसका सेल किया गया है। तो 88 या 20 इसमें से खत्म हो जाएगा 5, ये हो गया, ये सेलिंग प्राइस एचपी हो गया। कह रहा है ये तो लाभ इतने की कमी, लाभ में इतने की कमी होती है।
इच्छित विक्रय मूल्य से इतने रुपए कम पर बेचा गया है तो लाभ में इतने की कमी होती है। अब ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, इसका 12% कम पे बेचो ना, तो इसका 12% कितना हो गया? डायरेक्ट इसका 12% निकाल लो। ये कमी था ना, तो अगर इसमें कुछ जोड़ दिया जाता, जो पहले वाला लाभ था वो जोड़ दिया जाता, तो ये 7560 हो जाता ना। नहीं हो जाता, इसमें कमी मिला है। मान लो पहले लाभ होता था P1, अभी लाभ हो रहा है P2, तो P1 माइनस P2 बराबर ये वैल्यू है। अब P2 तो हमको पता है, प्रेजेंट वाला पता है, तो P1 में से इतना कम कर देंगे तो शुरू को ऐसे समझो, इसको रहने दो। ठीक है, ये अभी करेंटली क्या हो रहा है, इसको इतने का लॉस हो रहा है, तो लाभ इतने रुपए में की कमी हो जाती है। यानी पहले लाभ मान लो P होता था, अब इतने का हो रहा है 450 मल्टीप्लाई बाई 12। ये लाभ थोड़ी है, ये तो हानि है ना, तो निगेटिव साइन के साथ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 7560। देखो इसमें लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट था क्या, लाइन पढ़ना। ये तो कॉस्ट प्राइस दे दिया है ना कि सीपी ये था। अब देखो 45,000 इच्छित विक्रय मूल्य से 12% कम पर बेचा। इच्छित विक्रय मूल्य से 12% कम पर बेचा तो लाभ में इतने रुपए की कमी हो गई। इच्छित विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लो इच्छित विक्रय मूल्य, कोई चीज अपने आप का 100% होता है ना, 100% का, तो 100x मान लिया मैंने, परसेंट में ना खेल के मैंने माना 100x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को ना हम लोग मानते हैं ऑलवेज 100%। ये होता है सीपी, इसको हम लोग परसेंटेज में रखते हैं। बाकी चीज़ों को हम लोग 100 यूनिट्स करके मान लेते हैं। मार्क प्राइस अगर मानना हो या फिर सेलिंग प्राइस मानना हो तो उसको हम 100x करके और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 100x की वैल्यू ये है, और 100x की जगह वो कितने में सेल करा, 88x में, 12% कम तो यार है ना। तो उसे इतने का लाभ में उसकी कमी होती है। लाभ कैसे निकलता होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ लाभ ये था, और यहाँ लाभ जब 88 बेच रहे हो तो ये हो रहा है। अब इन दोनों के बीच का गैप क्या था, 75 के इक्वल था ना। पहले लाभ मान P1 हो रहा है इसमें, इस केस में P1 है, इस केस में P2 है। P1 माइनस P2 करोगे तभी तो इसकी वैल्यू होगी 7560। तो इन दोनों को जब घटा होगा तो ये माइनस साइन के साथ जाएगा, 100 में से घटेगा 12x हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12x की वैल्यू हो जाएगी 7560। 4 3 से काट दो, 25 के 75, 30 20 60, फिर 4 से काट दो, 4 6 24, 7 12 0, 630 हो गया एक्स की वैल्यू। तो ये क्या है, रुपए में। तो एक्स की वैल्यू इतनी रुपीज़ हो गई, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। 12x की वैल्यू क्या हो गई, ये इनकम की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू पता चल गई, तो फिर अब सेलिंग प्राइस तो वैल्यू पता चल गई ना। कह रहा है यदि इच्छित विक्रय मूल्य में बेचा जाता है तो 63,000 में बेचा जाता है 45,000 की जगह, तो कितने का प्रॉफिट हो जाए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, रेशियो काट दिए यहाँ पे, 9 बचे 45, 9 सत्ते 63, 40% का प्रॉफिट होता है। ये क्वेश्चन ऐसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा इतने किलोमीटर की गति से इतना किलोमीटर, बाइक द्वारा इतने की गति से इतना किलोमीटर, ट्रक द्वारा हवाई गति, वो एवरेज दे दिया। एवरेज वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना लिया है, 405, 100, 505 और 225। 505 और 25 हट किए तो 530 और 730 हो गया, 730 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना था, ऐड जब किए तो 730, और डिवाइडेड बाई टाइम निकालना है। तो पहली बार में देखो 405 गया 90 की स्पीड से, तो 9 चौका 36, 36 हो गया ना, और 4 9 पचे 45, 4.5 हो गया, क्योंकि जीरो है तो यहाँ 4.5 हो गया। फिर यहाँ 5/2 हो गया, क्यों, क्योंकि 100 किलोमीटर जाना 40 के में 20 25 120 दूना 40, फिर यहाँ मान लो इतना किलोमीटर जाना वाई की स्पीड से, तो 225/y। और टोटल एवरेज स्पीड क्या है, 73 किलोमीटर पर आवर।
वैल्यू रख दी, अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो। देखो 73 से ये कैंसिल हो गया, 10 ऊपर बच गया। नीचे ऐसा करो, सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 100 हो गया, और नीचे भी कर दिए तो 45 प्लस 25 प्लस, क्योंकि 2.5 है ना, प्लस इसमें 10 से किए तो 2250 और डिवाइड बाई वाई, इसकी वैल्यू क्या है 1। इधर 73 है ना तो 1 हो गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 70। 100 इक्वल टू 70 प्लस 2250 बाई वाई, 30 हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। वाई की वैल्यू क्या हो गई 3 7 21, 3 5 15, वाई की वैल्यू हो गई 75 किलोमीटर पर आवर। वाई की वैल्यू क्या होगी 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये 75 आंसर। अगला देखो, एक दुकानदार ने 70 पर्स बेचे, प्रत्येक पर्स पर एक निश्चित लाभ x% कमाया। यदि उसने प्रत्येक पर्स 18 रुपये के लाभ परसेंट के लाभ पर बेचा होता तो उसे कुल मिलाकर इतना रुपये अधिक लाभ मिलता। पहले x रुपये लाभ कमा रहा है, अब अगर वो 18% के लाभ पर बेचा होता तो उसे कुल मिलाकर इतना रुपये अधिक लाभ अधिक लाभ होते। इसको ऐसे समझते हैं कि टोटल ओवरऑल 126 1260 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 1260 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट पे 70% में, तो एक पर्स पे कितने का प्रॉफिट हुआ 18 7 126, 18 रुपये का एक पर्स पे 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पर्स का कितना है 150 रुपये, गुड़े 100 कर दोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा ना कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है। 25 चौका 25 छक्का 150, दो दूनी 4 दो तीन 6 3 छक्का 18 6 दूना 12, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 12% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तब जब उसने प्रत्येक पर्स को 18% के लाभ पर बेचा होता, 18% अधिक पे बेचा था, पहले मान लो x% पे बेचता होता, अब 18% पे बेच रहा है तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो 6% एक्स्ट्रा जा रहा है ना। ये 18 माइनस एक्स करोगे ना, 18 माइनस एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये 18% है, ये x% है, तो इसकी वैल्यू 12 होगी ना। अभी 18% अधिक पे बेच रहा था, पहले कितने पे बेच रहा था ये नहीं पता है, ठीक है। अब 18% पे बेच रहा था तो 12% का प्रॉफिट अधिक मिल रहा है, तो गैप लिया गया इसका, इसकी वैल्यू 12 है तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए। 70 पर्स को बेचा है ना, तो प्रत्येक पर्स पे प्रत्येक कुल इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो एक पर कितने का प्रॉफिट हुआ 18 रुपये का, एक पे 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब एक पे 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस दे दिया, यदि लागत मूल्य कितना है, एक पर्स का लागत मूल्य है 150 रुपये, तो एक पर्स पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12% का। एक पर्स पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ बोल रहा है एक पर्स पे 18% अधिक के लाभ पर बेचा होता, उसने प्रत्येक पर्स को 18% के लाभ पर बेचा होता, पहले x% पे बेच रहा था, अब 18% पर बेच रहा होता तो उससे इतना रुपया अधिक लाभ प्राप्त होते। तो x 18 माइनस एक्स करोगे, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते, 18 माइनस एक्स, इसको भी परसेंट में कन्वर्ट करो, कितने का, ये कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया एक से, एक पे इतने का हो रहा है, एक का कॉस्ट प्राइस दे दिया है, तो एक पे लाभ कितने का होगा, बस वहां से एक्स की वैल्यू निकल गई। एक कमरे में लाल भूरे और सफेद कुर्सियां, कुर्सियों की कुल संख्या 150 है। लाल भूरी और हरे सफेद कुर्सियां, कुर्सियों की कुल संख्या कितनी है 150। लाल भूरा ब्राउन और वाइट, ये 150 कुर्सियां हैं। कह रहा है लाल और भूरे रंग की कुर्सियों की औसत संख्या 40 है, तो लाल और भूरे की कितनी है 80 हो गई सम, तो वाइट वाले की कितनी हो गई 8 6 14 8 7 15, 70 कुर्सियां हो गई। अब क्या, जबकि भूरे और सफ़ेद कुर्सियों की औसत संख्या 48 है, भूरे और सफ़ेद की कितनी है 48 दूना 56 होगा, 96 हो गया ना 96। अब 96 में से 70 ये है तो 20 ये होगा, तो 20 ये है भूरा वाला, तो 80 में से 20 घटाते ये 60 हो गया। तो ये इस तरह से है, ठीक है, निकल गया अलग अलग। यदि लाल रंग की कुर्सियों की संख्या और भूरे रंग की कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर x है, लाल और भूरे के बीच का कितना है 40, ये x की वैल्यू है। तो क्या पूछ रहा है
एक्स के बारे में बताइए। एक्स के योग एक सम है, एक्स के अंकों का योग एक सम है। हाँ पहला सही है, एक्स का 4 का मल्टीपल, दोनों ही सही है। एक नाव शांत पानी में 6 घंटे में इतना किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसकी धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गतियों का अनुपात दे दिया है। धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल इतना किलोमीटर जाने में कुल इतना समय लगता है। तो धारा के प्रतिकूल 2p किलोमीटर, कुल मिलाकर आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी आप पता कर पाओगे। ये स्पीड्स का अनुपात दिया गया, प्रतिकूल गति और अनुकूल गति, ठीक है। तो चलते हैं, टोटल देखो 360 बाई प्लस 225, इसकी वैल्यू 17 है। अब देखो क्या रहा है, धारा के अनुकूल 9x हो गया ना, और धारा के अनुकूल का ये कितना 360, और धारा के प्रतिकूल 5x हो गया। हमने x मान लिया, ठीक है, 9 5 को। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो धारा के अनुकूल प्रतिकूल की स्पीड पता चल जाएगी। तो 9 चौका 36, यहाँ 40 yx हो गया, प्लस यहाँ 5 चौका 20, 5 पचे 25, इतना yx हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई 17। तो 85 हो गया ना, 17 पचे 85 होता है, ये 17 से भी कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो धारा के अनुकूल प्रतिकूल स्पीड पता चल गया, v प्लस एस v माइनस एस, ये अनुकूल है और ये क्या है प्रतिकूल है। अनुकूल कितना हो गया 9:45, और प्रतिकूल कितना हो गया 5:25। तो v की स्पीड कितना पड़ेगी 45 और 5 50 20 70 35। एस की स्पीड कितना हो गई 10। अब देखो धारा के प्रतिकूल 2p किलोमीटर, p प्लस 100 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में p प्लस 100 किलोमीटर जा रहा है ये 6 घंटे में शांत पानी में, यानी v की स्पीड है। यहाँ v की स्पीड कितना निकालना है हम 35 ना, तो 35 छक्का 150, छत्री 18 180 6 5 30, 100 से कम कर दोगे तो 80 हो जाएगा, 8 3 11, p की वैल्यू हो गई 110 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में है ना ऊपर वाली चीज। चलो तो p की वैल्यू 110 किलोमीटर आ गई। तो क्या पूछ रहा है 2p यानी 220, 2p कितना हो गया 220, 220 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा नाव को धारा के प्रतिकूल यानी v माइनस एस 25 से। तो 5 दूनी का 10, 5 पचे 25, 22 दूना 44 बटा 5 5 8 40, 8.8 आंसर होगा, 8.8 आवर्स। 8.8 आवर्स हो गया ना फर्स्ट ऑप्शन। यही क्वेश्चन आपका लास्ट था। चलो यहीं पे करते हैं सेशन को डन, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।